जो रोगन ने सिर्फ पॉडकास्ट से 200 मिलियन से भी ज्यादा अर्न कर लिए, जबकि टिम फेरिस अपने एक पॉडकास्ट से 80 लाख से भी ज्यादा कमाता है। और वहीं रणवीर अलाहाबादिया एंड राज शमानी महीने की पॉडकास्ट से करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। एंड आई नो आपको भी इसलिए पॉडकास्टिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि पॉडकास्ट एक ऐसा फॉर्म ऑफ कंटेंट है जो कि आज से 10 साल बाद भी चलता रहेगा। और राइट नाउ इसकी ऑडियंस बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। लेकिन खुद का पॉडकास्टिंग चैनल कैसे स्टार्ट करे? पॉडकास्ट दिखने में जितना इजी होता है, उसे क्रिएट करना एक्चुअल में उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए होती है, बल्कि एज अ ह्यूमन आपको कन्वर्सेशन स्किल्स भी आनी चाहिए। एंड नॉट टू मेंशन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाने के सीक्रेट्स भी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पॉडकास्ट चैनल कैसे स्टार्ट करे, कैसे कैसे इक्विपमेंट्स ले, कैसे स्टूडियो को सेट करे एंड कैसे हाई प्रोफाइल गेस्ट को बुलाए, ये सब बताने वाला हूँ। एंड बिलीव मी, वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि पॉडकास्टिंग चैनल में जितनी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। तो बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, पॉडकास्टिंग अर्निंग। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे आप लोग पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, पहले ये जान लो कि पॉडकास्टिंग में कितना पैसा है एंड कैसे लोग पॉडकास्ट के थ्रू अर्न करते हैं, वरना मुझे पता है आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे ही नहीं। खैर, मजाक से हटके, पॉडकास्ट से अर्न करने के 4 वेज है, जिनमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा अर्निंग देने वाला है पेड पॉडकास्ट। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि पेड पॉडकास्ट भी होते हैं, जहाँ पे गेस्ट पैसे देता है पॉडकास्ट में आने के लिए और उनसे सर्टेन सवाल पूछने के लिए। इससे जो गेस्ट होता है उसे पब्लिसिटी मिल जाती है और होस्ट को कंटेंट मिल जाता है। अब कौन कितना पे करता है ये टोटली इस पे डिपेंड करता है कि आपका पॉडकास्ट कितना बड़ा है। फॉर इंस्टेंस, रणवीर अलाहाबादिया को एक पॉडकास्ट के लिए 11 लाख से लेके 15 लाख तक मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में उसका पॉडकास्ट अभी सबसे बड़ा है। वहीं अगर फॉरेन में देखा जाए तो ये प्राइस रेंज आराम से 30 से 40 लाख तक जाता है। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये चीज मुझसे मत पूछना, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री सीक्रेट है और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा सकता। लेकिन ये बात सच है, इस पे आप पूरा भरोसा कर सकते हो। दूसरा तरीका पॉडकास्ट से अर्न करने का है टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये चीज फॉरेन में बहुत ही ज्यादा कॉमन है एंड धीरे धीरे इंडिया में भी आ रही है, जहाँ पे ब्रांड्स खुद को किसी पॉडकास्ट में शो करने के लिए पे करता है, जैसे कि माउंटेन ड्यू एंड अजियो ने रणवीर को किया था। एंड इसके भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि किसी एक पॉडकास्ट में ब्रांड को दिखा दिया, बात खत्म। इसकी जगह एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट बनाया जाता है और होस्ट को उस कैंपेन के पैसे मिलते हैं। नाउ इससे कितनी अर्निंग होती है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हर ब्रांड अलग पे करता है एंड आप कितना चार्ज करना चाहते हो ये भी आपके ऊपर होता है। लेकिन अगर आप बेयर मिनिमम भी लेके चलो तो 5 लाख से कम एक कैंपेन नहीं हो सकता। नाउ ये 2 तरीके वो थे जो आपको डायरेक्टली सामने से पैसे देते हैं, लेकिन डायरेक्ट अर्निंग के सिवाय भी काफी सारे वेज है पॉडकास्ट से अर्न करने के। एंड ये चीज टोटली इस पे डिपेंड करती है कि आप कैसे चीजों को समझते हो और एग्जीक्यूट करते हो। इसलिए थर्ड वे ऑफ अर्निंग फ्रॉम पॉडकास्टिंग इज ग्रोइंग योर करंट बिजनेस। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है और उसके बाद आप पॉडकास्टर बन रहे हो, तो आप पॉडकास्टिंग करके अपने मेन बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो। ठीक जिस तरह निकित कामत ने जिरोधा के लिए किया एंड रवीन ने मॉन्की के लिए किया, जो कि उन्हीं का एक बिजनेस है। एंड स्टीवन बार्लेट ने फ्लाइट स्टोरी के लिए किया, जो कि उनकी एक मार्केटिंग फर्म है। इवन टिम फेरिस ने भी अपनी बुक्स की काफी ज्यादा सेल्स बढ़ाई पॉडकास्टिंग के थ्रू। इंटेलिजेंट लोग पॉडकास्टिंग को अपने मेन बिजनेस के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहे हैं और अपनी अर्निंग को दुगना कर रहे हैं उसके थ्रू। इसके बाद आता है अर्निंग का फोर्थ मेथड, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। एक पॉडकास्ट से आप 4 सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए कंटेंट बना सकते हो, और वो भी 20 शॉर्ट्स और 5 लॉन्ग वीडियोस। और जब इन 4-5 सोशल मीडिया हैंडल से अर्निंग आएगी तो वो आपके पूरे प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर कर लेगी, इंक्लूडिंग योर टीम मेंबर्स की सैलरी। एंड उसके बाद भी आपकी जेब में काफी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल्स पे स्पॉन्सरशिप आएगी, जो कि मोटा पे करती है। ये चीज एक्जैक्टली कैसे काम करती है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये लेके चलो कि एक पॉडकास्ट एक्चुअल में कंटेंट लाइब्रेरी है, जहाँ से आप जितना मर्जी उतना कंटेंट निकाल सकते हो। नाउ आई होप आपको ये सब देख के समझ आ गया होगा कि क्यों इतने सारे लोग इतनी जल्दी पॉडकास्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये करोड़ों का बिजनेस है एंड पॉडकास्ट से जो नेटवर्क बनता है और वहाँ से जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आती है, उसको तो मैंने यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब अगर आप मोटिवेट हो ही गए हो तो ये भी देख लेते हैं कि कैसे पॉडकास्ट स्टार्ट किया जाता है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आज आपको काफी सारे इंडस्ट्री सीक्रेट्स पता चलेंगे। तो पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है सिलेक्टिंग द नीश एंड टाइप। पॉडकास्ट 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला सोलो पॉडकास्ट। ये एक ऐसा फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्ट है जिसमें सिर्फ होस्ट ही होता है और वो अपनी ऑडियंस से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह, ना कि किसी वीडियो की तरह। ऑल्दो बहुत ही कम लोग हैं जो सोलो पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन टिम फेरिस एंड अंकित वारिको के सोलो पॉडकास्ट भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सोलो पॉडकास्ट से आप गेस्ट को बुलाने का झंझट, स्टूडियो का झंझट और ऐसी काफी सारी चीजों से अपने पैसे बचा सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट पहले इफेक्टिव था। राइट नाउ मैक्सिमम लोग सिर्फ स्पॉटिफाई पे सोलो पॉडकास्ट को प्रेफर
प्रेफर करते हैं, यूट्यूब पे नहीं। इसलिए आता है सेकंड फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट, इंटरव्यू बेस्ड पॉडकास्ट। ये अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट है, जहाँ पे एक होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है और उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। TRS एंड जो रोगन बेस्ट एग्जांपल है इस फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्टिंग के। इस पॉडकास्ट की सक्सेस इस चीज पे काफी डिपेंड करती है कि आपका गेस्ट कौन है। जितना हाई प्रोफाइल गेस्ट उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपका पॉडकास्ट चलेगा। एंड नो डाउट कि इसमें आप अपने मन में आ रहे कोई भी चीज को नहीं बोल सकते। कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से ही सोच के रखना पड़ता है, इसलिए एक तरह से इंटरव्यू टाइप भी हो जाता है। लेकिन इसे पूरी तरह से फॉर्मल इंटरव्यू नहीं बनाया जाता। मेजरली आज की वीडियो में हम इसी फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्टिंग के बारे में सीखेंगे। बट अभी के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्टिंग पे, जो की है को होस्टेड पॉडकास्ट। अब नॉर्मली पॉडकास्ट जो आप लोग देखते हो उसमें ये होता है कि एक गेस्ट होता है, एक होस्ट होता है और उनके बीच में बात चलती है। लेकिन कई बार होस्ट के साथ उसका एक को होस्ट भी होता है और इसी फॉर्मेट को को होस्टेड पॉडकास्ट बोलते हैं। को होस्ट नॉर्मली इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि एक बंदा ना तो हर टाइम अवेलेबल हो सकता है और ना ही हर सेकंड कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकता है, तो को होस्ट आपकी इस चीज में मदद कर देता है। इसके बाद आता है अगला फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट, जो की है पैनल डिस्कशन पॉडकास्ट। ये फॉर्मेट टोटली अपोजिट है को होस्टेड पॉडकास्ट के। यहाँ पे एक होस्ट होता है और मल्टीपल गेस्ट होते हैं, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड भी हो सकते हैं और टोटली रैंडम भी हो सकते हैं। आप रैंडमली 3-4 गेस्ट को बुला के किसी भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में आ रहा हो। और जब 3-4 अलग अलग कैटेगरी के गेस्ट होते हैं तो बातें करने के लिए टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग भी होता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग होते हैं। एंड इसके सिवा इसमें पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा मिलती है अगर आपका गेस्ट हाई प्रोफाइल हुआ। लोगन पॉल और नितिन कामत इसी तरह के बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं और साथ ही हॉरर नीश में भी ये फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके बाद आता है लास्ट फॉर्मेट, जो कि है स्टोरी टेलिंग या स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट। नॉर्मली पॉडकास्ट की ऑडियंस जो होती है वो हाईली एजुकेटेड ऑडियंस होती है, जो कि एक टाइम पे डिस्कवरी या डॉक्यूमेंट्री टाइप के चैनल देखा करते थे। बेसिकली कह लो एजुकेशनल कंटेंट देखा करते थे। लेकिन हर नीश में एंटरटेनमेंट लाया जा सकता है और स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट एक ऐसा ही फॉर्मेट है। आप लोगों ने सतीश राय के फेक पॉडकास्ट देखे ही होंगे। ये स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे सब कुछ पहले से ही तय है कि कौन क्या बोलेगा और वीडियो बनाई जा रही है। वही स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे बस सिंगल इमेज के साथ पूरा पॉडकास्ट सुना दिया जाता है। अगेन ये फॉर्मेट क्राइम एंड हॉरर नीश में बहुत ही ज्यादा चलता है, क्योंकि क्राइम एंड हॉरर नीश में आप लोगों को आपकी इमेजिनेशन के साथ छोड़ दिया जाता है। नाउ मैंने आपको पॉडकास्ट के सारे फॉर्मेट्स बता दिए विद सम प्रोस एंड कॉन्स, एंड ये आपके ऊपर है डिसाइड करना कि आप किस फॉर्मेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नीश क्या है पॉडकास्ट की। यस यू हर्ड इट राइट, पॉडकास्ट की भी नीश होती है, एक थीम होता है और ये जरूरी है कि आपको पता हो कि आप किस थीम के साथ आगे जाना चाहते हो, क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता होगा तो ऑडियंस कभी समझ ही नहीं पाएगी कि वो आपके चैनल पे क्या देखने आ रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज पॉडकास्ट की थीम या नीश को कैसे डिसाइड करें। देखो नॉर्मली जितने भी लोगों ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है या करते आ रहे हैं उन्होंने उसी नीश को चूज किया है जिसमें वो ऑलरेडी थे। पॉडकास्ट एक्चुअली में बस एक फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते हो थोड़े रॉ फॉर्मेट में। और इंसान सबसे अच्छी कन्वर्सेशन किस टॉपिक पे कर सकता है? सिर्फ उसी टॉपिक पे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो या जो उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो। नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। राज शर्मानी ने यंग एज से सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप एंड मनी को स्टडी किया है और उसका एक्सपीरियंस भी इसी चीज में है। एंड दिस इज द रीजन उनके पॉडकास्ट ज्यादातर स्टार्टअप या बिजनेस ओरिएंटेड ही होते हैं। डजंट मैटर कि गेस्ट कौन है। वहीं रणवीर अलाबादिया की जर्नी बहुत ही बड़ी है, जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट होने से लेके स्टार्टअप फाउंडर होने तक एंड स्पिरिचुअलिटी से लेके सेल्फ डिस्कवरी तक सब एक्सपीरियंस किया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑल्सो। इसलिए आपको उनके पॉडकास्ट में सारे क्वेश्चन इन्हीं चीजों से रिलेटेड मिलेंगे। वहीं जो रोगन एक अनफिल्टर्ड बंदा है और उसके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, इसलिए उनके पॉडकास्ट पे कोई भी आके सरकार को इल्यूमिनाटी बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वही उनकी नीश है, वही उनकी थीम भी है। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या देखा है, क्या एक्सपीरियंस किया है, अगर वही आपकी नीश हुई तो ही आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे। आपने अपने पर्सनल लाइफ में क्या देखा है, क्या एक्सपीरियंस किया, अगर उसी चीज को अपनी नीश में कन्वर्ट कर दो तो ही आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल यूट्यूब चैनल की तरह पॉडकास्ट की भी एक नीश डिसाइड करके सोचोगे कि रिसर्च करके बना लिया करेंगे पॉडकास्ट ही तो है, क्या दिक्कत है, तो मैं बता दूं कि 1-2 साल तो सरवाइव कर जाओगे, लेकिन उसके बाद कंफर्म फेल होगे। और वो 1-2 साल भी तब सरवाइव करोगे जब आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज हो, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे हो आप। अदरवाइज 10 पॉडकास्ट के बाद ही आपका गेम खत्म हो जाएगा। जब मैं पॉडकास्टिंग सीख रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान खुद को दुनिया के सामने दिखाता है, खुद की मेंटेलिटी, खुद का इंटेलिजेंस और खुद का बिहेवियर, एवरीथिंग। अगर लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो ये समझ लो कि पॉडकास्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के सामने खुद को नंगा कर
कर रहे हो। और अगर ऑडियंस को पता चला कि भाई ये तो नकली खाल पहन के घूम रहा है, तो उसी दिन आपका करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप खुद को थोड़ा सा एनालाइज करो, खुद को देखो कि आपका माइंडसेट क्या है, आपकी फिलॉसफीज क्या है, खुद को पहले अच्छे से जानो, तभी पॉडकास्ट कर पाओगे लॉन्ग रन में। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको अच्छा ही दिखना है या प्रोफेशनली दिखना है, ये चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुद को एनालाइज करते हो और आपको ये रियलाइज होता है कि यार मैं तो बस बकचोद इंसान हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मेक इट योर थीम। इसमें कोई बुराई नहीं है, गेस्ट को बुलाओ और उनके साथ बकचोदी करो। एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन है, सबने सेम एक्सपीरियंसेस फील किए हैं। आपको इस प्रोसेस में आसानी हो, इसलिए आप लोगों के साथ में सभी फेमस पॉडकास्ट के थीम शेयर कर देता हूँ विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप अपनी थीम को चूज कर पाओ। रणवीर के पॉडकास्ट की थीम है ग्लोबलाइजिंग द कल्चर इन देसी वे। रणवीर फॉरेनर्स को इंडियन कल्चर सिखाना चाहता है, इसलिए इंग्लिश पॉडकास्ट रन करता है। और साथ ही रणवीर सेलिब्रिटीज एंड नॉर्मल ऑडियंस के बीच की लाइन को कम करना चाहता है, इसलिए सेलिब्रिटी से भी नॉर्मल डूड के वे में बात करता है। उसकी फिलॉसफी है कि स्पिरिचुअलिटी एंड सेम एक्सपीरियंस शेयर करके ये चीजें अचीव की जा सकती है, इसलिए उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक से ओरिएंटेड होते हैं। वहीं अगर आप प्रखर के प्रवचन की थीम देखो तो वो है माइंडसेट, इंडियन मस्कुलिनिटी एंड रॉनेस। इसलिए वो कभी भी पॉडकास्ट को फॉर्मल वे में स्टार्ट नहीं करते हैं, ताकि सब कुछ रॉ लगे एंड उनको अपने ओपिनियन किसी भी टॉपिक पे शेयर करने में कोई डर नहीं लगता, शोइंग कि वो अपनी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। एंड प्रखर हमेशा अपने गेस्ट से ऐसी चीजें पूछते हैं जिससे उनके गेस्ट का माइंडसेट लोगों के सामने आ सके। फॉर एग्जांपल, जब प्रखर ने आरुष एंड लैला के साथ पॉडकास्ट किया तो ही मेड श्योर कि आरुष एंड लैला अपने इंसिडेंट शेयर करे, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो दोनों बिहाइंड द कैमरा कैसे हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो प्रखर अपने गेस्ट की अनफिल्टर साइड इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, फिलॉसफी, बिहेवियर सब कुछ सामने लाना चाहता है। इसलिए नहीं क्योंकि इस चीज से उनको व्यूज मिलेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इसी चीज में अच्छे हैं, घुल मिलके सच्चाई सामने लाना। वहीं अगर राजमानी को देखा जाए तो उनकी थीम थोड़ी सी सीरियस है, क्योंकि वो एक ऐसे यूथ को टारगेट कर रहे हैं जो कि हसल कल्चर में फंसे हुए हैं या गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। अब वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक टाइम पे वो खुद ही इसी चीज में फंसे हुए थे, उन्होंने खुद ही स्टेज को देखा और इससे बाहर निकले हैं। बेसिकली वो चीज शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखी है अपनी पुरानी जिंदगी में। इसलिए अगर आप उनके कभी क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि एक 17 से 22 साल का लड़का पूछेगा, वरना वो खुद एक 50 करोड़ की कंपनी के मालिक है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा खासा है और काफी स्ट्रॉन्ग है। उनको वो सारी चीजें पहले से पता होती है जो वो पूछते हैं, बट ही स्टिल आस्क्स द क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस। सेम वे में अगर आप भारतीय टीवी को देखोगे तो उनके पॉडकास्ट की थीम है पेरेंटहुड एंड ह्यूमर सेंट्रिक, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ह्यूमर में निकाली है। एंड रिसेंटली अभी वो पेरेंट्स भी बने हैं, तो दे आर शेयरिंग व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग। ठीक इसी तरह आप हर एक पॉडकास्टर जिनको भी आप सुनते हो उनको हल्का सा एनालाइज कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो वही शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस कर रखा है। वो आपके सामने बैठ के सिर्फ बातें नहीं फेंक रहे हैं, आपको अपनी चीजों से रिलेट करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग चीजों से रिलेट नहीं कर पाते तो 1-2 घंटे बैठ के पॉडकास्ट ना देखते। अभी के टाइम में तो ऑडियंस रिटेंशन ऑलरेडी इतनी कम है कि 10 मिनट की वीडियो भी लंबी लगती है, लेकिन स्टिल आप लोग 1-2 घंटे के पॉडकास्ट देख लेते हो। इसके पीछे का रीजन ही यही है। अब आई होप ये चीज आपको आपकी नीश एंड थीम को डिसाइड करने में हेल्प करेगी। आई विल सजेस्ट कि आप खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए इस चीज के लिए, और अगर आप लोग तब भी कुछ ना सोच पाए तो एक जेनरिक फॉर्म से स्टार्ट कीजिए। आपको टाइम के साथ पता चलता रहेगा कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टूडियो सेटअप। स्टूडियो आप लोग जितना सोचते हो उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडियो सेटअप का मतलब सिर्फ सही इक्विपमेंट्स लेना नहीं होता, बल्कि आपके स्टूडियो को देख के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कन्वे हो रहा है, वो होता है असली स्टूडियो सेटअप का मतलब। मेरी बात को समझने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। ये बताओ किस पॉडकास्टर का स्टूडियो है? चल गया पता? चलो फिर ये बता दो किसका है। ये भी आसान था, तो ये बता दो किसका है। सी, होस्ट के ना होते हुए भी आपको पता है कि कौन सा स्टूडियो किसका है। रीजन ये नहीं है कि आपने उस होस्ट के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, रीजन ये है कि उस स्टूडियो ने आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसा इफेक्ट डाला है जिसके बारे में आपको खुद को भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन सभी होस्ट को एक दूसरे के स्टूडियो में भेज दूं, आपका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा शो में क्या होने वाला है। द रीजन इज स्टूडियो से वाइब जुड़ी होती है जो कि सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती है। स्टूडियो के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है, जैसे कि इक्विपमेंट्स, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड एंगल्स। तो एक एक करके सभी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है इक्विपमेंट्स। एक पॉडकास्टिंग स्टूडियो में आपको सबसे पहले 2 पॉडकास्टिंग माइक्स चाहिए। नॉर्मली जो हर पॉडकास्टर यूज करते हैं वो माइक है श्यूरे SM7B माइक, जो कि एक डायनामिक माइक है, हल्की आवाज को भी अच्छे से पकड़ता है। इसके बाद आपको 2 स्पॉटलाइट चाहिए जो कि आपके गेस्ट एंड आपके चेहरे पे ग्लो रखेगा। उसके बाद आपको कुछ एक्शन लाइट चाहिए होंगी जो कि आपके बैकग्राउंड को थोड़ा सा एस्थेटिक बनाएगा एंड लाइटनिंग का भी काम कर देगा। इस सबके सिवाय पॉडकास्ट मेनली ऑडियो की वजह से चलता है, इसलिए आपकी ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो उसके लिए आपको एक ऑडियो इंटरफेस भी रखना पड़ेगा। नॉट टू मेंशन 2 अच्छे चेयर्स एंड 3 कैमरास
ग्लास भी। ये बेसिक इक्विपमेंट्स है जो लगभग हर पॉडकास्टर यूज करता है। अगर आप इन सब का खर्चा लेने बैठोगे तो आराम से 10 लाख के ऊपर ही जाएगा, लेकिन आई नो आप सब इतना खर्चा नहीं कर सकते। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप पॉडकास्टिंग स्टार्ट ही कर रहे हो तो इतना खर्चा करना आइडियल भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को एक बिगिनर फ्रेंडली पॉडकास्टिंग स्टूडियो भी बता देता हूँ कैसे बनता है। देखो, पहले के टाइम में पॉडकास्ट सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट था, तो सिर्फ अच्छी ऑडियो क्वालिटी से काम चल जाता था। लेकिन अब लोगों को पॉडकास्ट देखना भी पसंद है, तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। ऑडियो के लिए आप महंगा पॉडकास्टर वाला माइक ना लेके Blue Yeti का एक सिंपल सा कंडेंसर माइक भी ले सकते हो, क्योंकि इस माइक में दोनों साइड से ऑडियो रिकॉर्ड करने का एक ऑप्शन होता है। तो अगर आप इसको लेते हो तो 2 माइक का खर्चा बच जाएगा। एंड अगर आपके पास ये लेने के भी पैसे नहीं है तो प्रेफरेबल है कि 2 फोन ले लो और दोनों फोन्स को गेस्ट एंड होस्ट के पास रख दो। आजकल के फोन काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं, काफी सारी फैसिलिटीज के साथ हो गए हैं, तो उसमें काफी अच्छी खासी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आता है लाइटनिंग, जो कि आपको सबसे ज्यादा खर्चा करवाएगा। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप दिन के टाइम में किसी ऐसी जगह पे रिकॉर्डिंग करो जहाँ सनलाइट आप लोगों के फेस पे आए। सनलाइट से बेटर लाइट सोर्स इस पूरी दुनिया में नहीं है। तो अगर आप अपने सोफे को खिड़की के सामने रख दे और फिर रिकॉर्डिंग करो तो फेस काफी क्लियर आएगा। इसके बाद आता है कैमरा। अगेन अब काफी सारे फोन्स 4K क्वालिटी देना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप सिर्फ 3 फोन्स को यूज करके अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सबसे सस्ता जुगाड़ है पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। इसमें मुश्किल से आपका 1 लाख का खर्चा भी नहीं होगा। अब आपको एडवांस लेवल के इक्विपमेंट से स्टार्ट करना है या बिगिनर लेवल से, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक एडवाइस है, दोनों ही केसेस में बजाय कि आप सब कुछ एक साथ पेमेंट करके ले आओ, मैं प्रेफर करूंगा कि आप इन चीजों को रेंट पे लेके आओ। इससे आपका काम भी निकल जाएगा और खर्चा भी कम होगा, और साथ में आपको पता भी चल जाएगा कौन सा इक्विपमेंट आपके रूम में कैसा वर्क कर रहा है। हर एक सिटी में कोई ना कोई शॉप जरूर होती है जो रेंट पे ये चीजें प्रोवाइड कर देती है, और अगर आपके आसपास कोई ऐसी शॉप नहीं है तो अब तो काफी सारे एप्स भी आगे जो ऐसी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं रेंट पे। इवन अगर आप सिटी साइड रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पॉडकास्टिंग स्टूडियो भी मिल जाएगा रेंट पे, जहाँ पे सब कुछ पहले से लगा होगा, आपको इक्विपमेंट पे खर्च ही नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने आसपास थोड़ा सा ढूंढो, एक दूसरे से जरा पूछो, कहीं ना कहीं पे रेंट पे चीजें मिल ही जाती है। नाउ ये तो थे इक्विपमेंट्स, अब देख लेते हैं कि इनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है एक परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को कैमरा सेट करना है कुछ इस वे में कि एक कैमरा का पूरा फोकस आपके होस्ट पे हो, एक कैमरे का पूरा फोकस आपके गेस्ट पे हो, और एक कैमरा ऐसी जगह पे हो जहाँ से एक वाइड एंगल शूट हो रहा हो जिसमें होस्ट और गेस्ट दोनों दिख रहे हो विद बैकग्राउंड। इस वे में आपको अपने पॉडकास्ट के लिए 3 एंगल्स मिल जाएंगे, जिसको आप एडिटिंग के टाइम यूज कर सकते हो पॉडकास्ट को विजुअली एंगेजिंग बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को क्रिएटर एंड गेस्ट के एक्सप्रेशन देखना पसंद है। भले ही उनको ये बात खुद को रियलाइज ना हो, लेकिन ये सच है। नाउ कैमरा के बाद अगर आप लोगों के पास पॉडकास्ट माइक है तो उसे ट्राई करना कि होस्ट के जितने पास हो सके उतने पास रखना, क्योंकि पॉडकास्टिंग माइक मुंह से दूर होने पे बंदे की आवाज को बैकग्राउंड नॉइज की तरह कंसीडर करता है, इसलिए वो आपकी आवाज को दबा देगा। वहीं अगर आप Blue Yeti का कोई माइक यूज कर रहे हो तो प्रेफर करना कि उस माइक को होस्ट और गेस्ट के बिल्कुल बीच में रखो और उसके मोड को इस वे में सेट कर दो कि दोनों साइड से आवाज उठाए। Blue Yeti के माइक पे एक डायल होता है जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कैसे वो दोनों साइड की आवाज उठाएगा। एंड अगर आप फोन से ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो फोन को भी पॉडकास्ट माइक की तरह ही क्लोज रखना। नाउ इसके बाद आती है लाइटनिंग की पोजीशन। लाइट सारे विजुअल की गेम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि आप लोग लाइट से काफी सारी चीजें कर सकते हो। अगर तो आप एक नॉर्मल पॉडकास्ट शूट कर रहे हो तो एक स्पॉटलाइट होगी आपके गेस्ट के ऊपर और एक होगी आपके ऊपर, जो कि दोनों अल्टरनेटिव वे में रखे गए होंगे 45 डिग्री के एंगल पे, ताकि अच्छा रिजल्ट ला सको। और इसके सिवाय एक लाइट होगी बैकग्राउंड में जो कि किसी और कलर की होगी, और इस लाइट का काम होगा बैकग्राउंड को होस्ट और क्रिएटर से अलग करना। अब ये बैकग्राउंड लाइट कौन से कलर की होनी चाहिए ये पॉडकास्ट की थीम पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल पॉडकास्ट है तो वार्म कलर्स चलेंगे, अगर कोई फीमेल गेस्ट आई है तो पिंक लाइट चलेगी, लेकिन अगर कोई हॉरर पॉडकास्ट है तो रेड लाइट लगानी पड़ेगी। ये चीज आपको खुद देखनी पड़ेगी हर पॉडकास्ट के अकॉर्डिंग। बेसिकली आप ये समझ लो कि जो बैकग्राउंड लाइट होती है वो मूड सेट करने का काम करती है, और साथ ही बैकग्राउंड और क्रिएटर के बीच में एक डिफरेंस लाने का काम करती है। और बैकग्राउंड लाइट बहुत ही जरूरी है, इसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि सोचिए अगर आपका बैकग्राउंड रेड कलर का है और आपका गेस्ट भी रेड कलर का कुछ पहन के आ गया तो वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करने लग जाएगा। अब इस मोमेंट पे आप अपने गेस्ट को तो ये नहीं बोल सकते कि कपड़े चेंज करके आओ, तो यहाँ पे जो चीज आपको बचाएगी वो आपकी बैकग्राउंड लाइट ही होगी, जिसके कलर को आप इस वे में सेट कर सकते हो कि रेड कलर अलग से दिखे। इन 3 लाइट्स के अलावा आपको कुछ एक्शन लाइट्स भी चाहिए होगी, जो कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग वाले पार्ट में बताऊंगा। आई नो आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग को घुसा के मैं चीजों को फालतू में कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि ब्रेन को किसी चीज से ट्रिक करना कितना आसान है। अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे 30 सेकंड के लिए सिर्फ ये येलो कलर दिखाऊं तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली भूख लगने लगेगी। वहीं अगर मैं 30 सेकंड तक लगातार आपको रेड कलर दिखाऊं तो भले ही आप घर में बेड पे क्यों ना सो रहे हो, लेकिन मन भारी होने लगेगा, एंशियस फील होने लगेगा। सेम वे में आपकी नजरें हर एक चीज जो वो देखती है उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। कभी सोचा है कि कैसे आप लोग बिना थके 1-2 घंटे पॉडकास्ट देख लेते हो? रीजन ये है कि पॉडकास्टिंग स्टूडियोज को बनाया ही ऐसे जाता है जिसकी वजह से आपको पॉडकास्ट देखने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल रणवीर के स्टूडियो का मेन कलर ब्लू है और ब्लू कलर माइंड को काम करता है, इसलिए आप पेशेंटली रणवीर के पॉडकास्ट देखते हो। वहीं प्रखर के प्रवचन में अब क्रीम एंड ग्रीन कलर डोमिनेट करते हैं, शोइंग एलिगेंस एंड ग्रोथ। राजमानी का पॉडकास्ट ग्रे कलर यूज करता है,
शोइंग बैलेंस। लेकिन सिर्फ क्या पॉडकास्टिंग रूम का कलर ही मेन फैक्टर है? जवाब है नहीं। हर पॉडकास्टिंग स्टूडियो में आप लोग जो प्रॉप्स देखते हो वो ऐसे ही नहीं रखे गए हैं, उसके पीछे भी साइकोलॉजिकल गेम है। हर एक प्रॉप होस्ट के बारे में कुछ बताता है, उसके नेचर के बारे में बताता है। इसलिए रणवीर के स्टूडियो में आपको एनिमे से लेकर धार्मिक चीजें तक सब मिलेगी। प्रखर के स्टूडियो में आपको पेंटिंग्स मिलेगी शोइंग हिज आर्टिस्टिक साइड, एंड राज शमानी में आपको बुक्स एंड मोटिवेशनल कोट्स मिलेंगे। अब ये सब तो बड़े बड़े क्रिएटर्स है, तो ये लोग इंटीरियर डिजाइनर की हेल्प लेके अपना स्टूडियो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो कुछ चीजें आप कर सकते हो जिससे आपका स्टूडियो भी थोड़ा सा एलिगेंट लगेगा। सबसे पहला है प्लांट्स। प्लांट्स हर चीज में जान फूंक देता है, इसलिए कम से कम 1-2 प्लांट्स तो रखो। थोड़ा सा जिंदा फील करने दो उन लोगों को जो मोबाइल में 1-2 घंटे ट्रैप होने वाले हैं। इसके सिवाय एक्शन लाइट्स लगाओ। एक्शन लाइट्स वो होते हैं जो कि वीडियो में शो भी होते हैं और साथ में लाइटनिंग का भी काम करते हैं आपके स्टूडियो को थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने में। एक्शन लाइट्स कुछ भी हो सकते हैं, स्टैंडिंग लैंप्स हो सकते हैं या फिर हैंगिंग लाइट्स हो सकती है या कुछ भी। अगर आप ये 2 चीजें भी ढंग से कर लेते हो तो ये इनफ होगा। एंड अभी तक हमने जितनी भी बातें करी, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है या फिर इनमें से किसी भी चीज पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आई विल अगेन सजेस्ट कि बस सनलाइट के नीचे सोफा लगा के आराम से बैठ जाओ, वहाँ पे अच्छा खासा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। इस सब के सिवाय एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, अपने स्टूडियो को जितना हो सके उतना भर के रखना। जरूरी नहीं है कि वो चीज कैमरा के सामने आए, लेकिन कैमरा के पीछे या कहीं भी रूम को भर के ही रखना, क्योंकि इससे आप अच्छे वे में आवाज रिकॉर्ड कर पाओगे। आपकी आवाज एको नहीं करेगी, रिवर्ब नहीं करेगी। नॉर्मली अगर आप पर्दे लगा लेते हो या सोफा के 5-6 पिलोज भी रख लेते हो तो उससे काफी ज्यादा नॉइज रिडक्शन हो जाती है। बाकी अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो अकॉस्टिक साउंड पैनल्स भी लगा लेना, और खास करके सीलिंग पे, क्योंकि आधे से ज्यादा आवाज आपकी सीलिंग से रिफ्लेक्ट बैक होगी। और फ्लोर पे आप कोई भी रग बिछा सकते हो या कोई मोटा सा मैट बिछा सकते हो जिससे फ्लोर से भी आवाज रिफ्लेक्ट बैक ना हो। नाउ अभी तक हमने पॉडकास्टिंग की अर्निंग देख ली, नीश के बारे में बात कर ली, स्टूडियो के बारे में बात कर ली, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है, वो है कि गेस्ट को कैसे बुलाए। मैक्सिमम लोग पॉडकास्ट इसलिए शुरू करते हैं ताकि वो बड़े बड़े लोगों से नेटवर्क बना सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। अगर आपने पॉडकास्टिंग स्टार्ट ही करी है तो भूल जाओ कि कोई भी हाई वैल्यूएबल पर्सन आपके पॉडकास्ट पे आएगा। बड़े लोग वहाँ जाते हैं जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ नहीं जहाँ किसी को नीड होती है। तो इसका क्या ये मतलब है कि आप कभी भी हाई प्रोफाइल लोगों से नेटवर्क ही नहीं बना पाओगे? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। पॉडकास्टिंग एक बड़ा बिजनेस है, एक लॉन्ग टर्म गेम है। स्टार्टिंग आपको उन लोगों से करनी पड़ेगी जिनको आप जानते हो या जो कि राजी हो सकते हैं आपके पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपने एक नीश या थीम डिसाइड की होगी, तो उससे रिलेटेड जो भी बंदा तुम्हारे कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में आ सकता है उससे बात करो, उनको कन्विंस करो, स्टार्ट करो। हर 100 पॉडकास्ट के गैप में आपके गेस्ट की प्रोफाइल इंक्रीज होती रहेगी ऑटोमेटिकली। बट द क्वेश्चन इज कि इनको रीच आउट कैसे करें, कैसे डिसाइड करें कि किसको बुलाना है एंड कब बुलाना है। स्टार्टिंग में जब आप लोग अपनी ही जानकार के साथ पॉडकास्टिंग कर रहे होंगे तो नॉर्मल फोन कॉल भी चलेगा, लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने पॉडकास्ट पे बुलाना चाहते हो तो आपको उनको सबसे पहले ईमेल पे रीच आउट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली ईमेल आपको पर्सनैलिटी का नहीं मिलेगा, उनकी टीम का मिलेगा। आपको उनकी टीम से ही बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, बार बार उनके पीछे लगना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप स्पैम ही करने लग जाओ उनके ईमेल पे। हमेशा जब भी किसी हाई प्रोफाइल के बंदे को ईमेल कर रहे हो तो इस फॉर्मेट में करो। पहले खुद के बारे में बताओ कि कौन हो, क्या ऑफर लेके आए हो, क्या अथॉरिटी है तुम्हारी। इसके बाद उनको बताओ कि उनका क्या फायदा होगा ऐसा करने पे, एंड देन उनसे पूछो कि क्या वो फर्दर कन्वर्सेशन के लिए रेडी है या फिर उनके क्या थॉट्स है इस बारे में। जब आप ऐसे ईमेल भेजोगे तो ही आपका काम बन पाएगा। एंड अगर रिप्लाई ना आए तो एटलीस्ट हफ्ता या महीना वेट करो, डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट प्रोफाइल। जितना बड़ा गेस्ट होगा उतना ही लंबा वेटिंग पीरियड होगा। एंड देन आपको फॉलो अप करना है सेम मेल के साथ या थोड़े से चेंजेस के साथ। किसी भी गेस्ट को सिर्फ 4-5 बार फॉलो अप करो, वीक्स या महीने के इंटरवल पे, उससे ज्यादा नहीं। एक्चुअली में नेटवर्क माउथ मार्केटिंग से बनता है। जब आपके पॉडकास्ट पे कोई आएगा, उनको फायदा मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा, तो वो आपके पॉडकास्ट के बारे में और 3-4 लोगों को बताएंगे। रणवीर को सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का एक्सेस ऐसे ही मिला, और जब रणवीर को कोई गेस्ट मिलता था तो राज शमानी को ऑटोमेटिकली वो गेस्ट मिल ही जाता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेटवर्क में है। लेकिन स्टिल अभी भी आपको नहीं पता कि गेस्ट की टीम का ईमेल या एक्सेस कैसे मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एक इंडस्ट्री लेवल सीक्रेट बताता हूँ। हर सेलिब्रिटी या हाई प्रोफाइल बंदे की एक मार्केटिंग एंड पीआर टीम होती है जो कि उनकी बिजनेस एंड पब्लिक इमेज को बनाने में हेल्प करती है। एंड मैक्सिमम सेलिब्रिटीज और बड़े लोगों को एक एजेंसी मैनेज करती है। उन एजेंसीज को आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो और उनको पिच कर सकते हो अपने आइडिया के बारे में। इन एजेंसीज के बारे में आपको गूगल करके भी पता चल जाएगा। मैं इनका नाम नहीं ले सकता वरना मैं लीगल ट्रबल में फंस सकता हूँ, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। इसके सिवाय एक और तरीका है, मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप लोग जो मैगजीन्स देखते हो या फिर जिनके बारे में सुनते हो, जैसे कि फोर्ब्स की मैगजीन, इनमें जो भी आर्टिकल्स आते हैं या जितने भी बड़े लोगों को हाईलाइट किया जाता है उनमें से मैक्सिमम लोगों ने हाईलाइट स्पॉट खरीदा होता है। यस, यू हर्ड इट राइट अगेन। आपको लगता है कि आपके आसपास की दुनिया बहुत सीधे तरीके से चल रही है, लेकिन आपके आसपास जो भी चीज है हर एक चीज बिकी हुई है।
अगर आपको किसी के बैनर्स दिख रहे हैं, किसी की मैगजीन में फोटो दिख रही है या फिर कहीं पे आपको उसका आर्टिकल दिख रहा है, दैट मींस कि उस बंदे ने पे किया उस वेबसाइट को या फिर उस मैगजीन को या फिर उस आर्टिकल को उसके बारे में लिखने के लिए। लिटरली में इवन आपके घर में जो चीजें पड़ी हुई है वो भी इसलिए है क्योंकि आपको मैनिपुलेट किया गया था उन चीजों को खरीदने के लिए। आप जो भी एक्शन लेते हो उसके लिए आपको ट्रिक किया जाता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, और इसके पीछे बहुत ही बड़ी साइकोलॉजी है, बहुत ही बड़ी मार्केटिंग टैक्टिक्स एंड काफी सारे डार्क साइड्स है कॉर्पोरेट्स के। और ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रवीण कुमार। इस चैनल पे मैं आप लोगों को बिजनेस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट एंड उन सब चीजों के बारे में सिखाऊंगा जो आप स्कूल में नहीं सीख सकते और ना ही मैं ट्यूब सेंसाई चैनल पे सिखा सकता हूँ। तो अगर आप लोग दुनिया की डार्क रियलिटी जानने के लिए तैयार हो तो इस चैनल पे जरूर विजिट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेलकमिंग बैक टू द टॉपिक। मैगजीन्स में जब भी कोई बंदा आपको सडनली हाईलाइट होता हुआ दिखे तो उसे रीच आउट कर लो, क्योंकि वो बंदा अपनी मार्केटिंग पे खर्च कर रहा है और कहीं ना कहीं वो बंदा ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा होगा जहाँ पे वो लोगों के बीच में अपनी आइडियोलॉजी शेयर कर सके, अपने माइंडसेट को शेयर कर सके, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। और ये पॉडकास्टिंग के थ्रू बहुत आसान हो जाता है। नाउ गेस्ट को बुलाने का, उनको ट्रीट करने का भी एक तरीका होता है जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी। इसलिए चलते हैं दूसरे मेन टॉपिक पे जो कि है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगर आपको लगता है कि बस गेस्ट को बुलाना ही मुश्किल काम होता है, उसके बाद तो बैठ के बस बातें ही करनी होती है, तो आप एक स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। पॉडकास्ट एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है जहाँ पे एज अ होस्ट आपको मेक श्योर करना होता है कि गेस्ट जो मोटिव से आया है वो भी सर्व हो जाए, और एज अ कंटेंट क्रिएटर आप अपना कंटेंट भी निकाल लो। और बातचीत इस वे में हो कि आपका गेस्ट दोबारा आना चाहे और आपके बारे में 10 लोगों को भी बताए। नाउ कहने के लिए तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसके ऊपर मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को एक क्विक कॉल टू एक्शन दे देता हूँ जो कि आपको यूज करना है हर बार जब भी आपका कोई गेस्ट आए। सबसे पहली चीज तो ये है कि गेस्ट जब आपके घर पे आए तो उनके आते ही पॉडकास्ट कभी मत स्टार्ट करना। पहले गेस्ट को थोड़ा टाइम दो नए एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए। उनसे नॉर्मल बातचीत करो जैसे आप अपने गेस्ट से करते हो, उनको कंफर्टेबल करो अपने साथ। इसके बाद आपको उनको स्टूडियो में ले जाना है और उनको स्टूडियो के साथ कंफर्टेबल करना है। आप लोगों को स्टूडियो में बैठ के थोड़ी बातचीत करनी है जब तक आपका दोस्त या टीम मेंबर कैमरा एंड लाइटनिंग वगैरह को चेक कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि कभी भी पॉडकास्ट को एकदम से इंटरव्यू में मत कन्वर्ट कर देना। ऐसा कभी भी मत करना कि कैमरा स्टार्ट हुआ और आप अपने गेस्ट पे चढ़ गए। कन्वर्सेशन हमेशा स्लो से इंटेंस पे जाएगा और फिर वापस से स्लो पे आके ही खत्म होगा। यही रीजन है कि रणवीर हमेशा स्टार्टिंग में पूछता है कि कैसे हो, जिसके बाद गेस्ट बोलता है कि अच्छा हूँ, और फिर रणवीर दोबारा से पूछता है कि क्यों अच्छे हो। वो एक्चुअली में गेस्ट को ओपन अप कर रहा होता है अपने साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, कैमरा के साथ। ऑल्दो हमें लगता है कि ये एक बेकार पार्ट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब गेस्ट आपके सामने बैठा होगा तो ये बहुत ही जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है, गेस्ट कई बार आपकी किसी क्वेश्चन को लेकर भड़क भी सकता है, इनसिक्योर भी हो सकता है, इसलिए बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। इससे पहले कि गेस्ट के मुंह से कुछ निकले, उनकी बॉडी पहले ही इंडिकेट कर देती है कि आपने जो बोला है वो उनको कैसा महसूस करवा रहा है। अगर आपको लगे कि गेस्ट इनसिक्योर हो रहा है इस क्वेश्चन से या कंफर्टेबल नहीं है तो ऑन द मोमेंट चीजों को टर्न कर दो, लेकिन स्मूथली, एकदम से नहीं बदलना है। फिफ्थ पॉइंट है, गेस्ट के आने से पहले खुद एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस या टॉपिक्स को ध्यान में रखो और उन क्वेश्चंस को कन्वर्सेशन के बीच में इनडायरेक्टली पूछो, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो जो कि गेस्ट को पसंद ना आए। तो आपको कन्वर्सेशन को ऑकवर्ड नहीं बनाना है, कन्वर्सेशन की एक नेचुरल फ्लो चलने दो और उसके बीच में अपना मोटिव निकालते रहो। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए, लेकिन इसके सिवाय भी बहुत से हैक्स हैं, जैसे कि पॉडकास्ट पे बैठने से पहले या फिर पॉडकास्टिंग के दौरान ही अपने गेस्ट को कुछ गर्म सर्व करो पीने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस नेचुरली कुछ गर्म पीने के बाद खुल जाते हैं, इजी फील करते हैं। ऐसे काफी सारे ट्रिक्स है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही पॉडकास्टिंग से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, बिल्डिंग ऑफ नेटवर्क, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी जा रही है, इसलिए इन टॉपिक्स को मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे इस वीडियो पे 6 लाख से ज्यादा व्यूज आते हैं तो मैं श्योरली इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें भी शेयर करूंगा। लेकिन तब तक के लिए सिर्फ इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से मास्टर कर लो। नाउ इस वीडियो में मैंने आपको पॉडकास्टिंग से अर्निंग, टाइप्स ऑफ पॉडकास्ट, निशेस ऑफ पॉडकास्ट, स्टूडियो सेटअप, नेटवर्किंग एंड आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये सब सिखा दिया है। एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए आपको बस इतना ही चाहिए था। ऑल्दो इसको मास्टर करने के लिए, इसमें परफेक्ट होने के लिए और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन वो हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। इसके सिवाय आप कैसे कैमरा के सामने कभी आए बिना अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे।